हेलो एवरीवन। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड खत्म किया और आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट क्लास का एक पॉइंट है एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड, वो मैंने आप लोग को बताया नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाल रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डाला है, मैं बस उस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं उस टाइम पे क्या कह रहा था। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेजा था कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है जीडीपी एमपी। ठीक है, हमें जीडीपी एमपी पता चलता है। अगर मान के चलिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पे आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन दैट केस आपका जो आंसर आएगा वो एनडीपीएमपी, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं बोल रहा हूं कि आपको इस बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन न देके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। अच्छा, मान के चलिए क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो सिंपली आप क्या करोगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पता कर लोगे। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है ना, मैंने अभी तक आप लोग को क्या बोला कि देखो जहां पे भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारा कंपोनेंट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्या करो कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो ताकि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 में डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, तो इन दैट केस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या करो कि उसको छोड़ दो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही रहने दो। बस होगा क्या कि आपका आंसर एनडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, और फिर एनडीपी एमपी आ जाएगा तो आप उसको एनएनपी एफसी में चेंज कर सकते हो, नेशनल इनकम निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बदलाव तो आया नहीं है, दैट मीन्स की कॉन्सेप्ट में बस बात क्या है कि पहले आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते थे, अब आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हो। जब आप ग्रॉस ले रहे थे तो आपका आंसर ग्रॉस में आ रहा था, अब आप नेट ले रहे हो तो आपका आंसर नेट में आ रहा है। बस यही है। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तब काम आता है जब डेप्रिसिएशन ना दिया हुआ हो, और ऐसे भी जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है ये बोल के कि आप उसमें चेंज कर दो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, तो आप अगर नहीं भी चेंज करोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही रहने दो, बस आंसर में एनडीपी एमपी बना दो। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप ऐसे भी चलोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग को न्यू मेथड स्टार्ट करना है नेशनल इनकम का, और ये लास्ट मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसी को हम लोग और प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, और प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड।
या फिर प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। अभी आपको समझना क्या है कि जैसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम को ऐड करते थे। मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड को 3 कंपोनेंट्स थे, तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके एनडीपीएफसी फाइंड करते थे। इनकम मेथड गिव्स एनडीपीएफसी। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते थे, एक्सपेंडिचर के सोर्सेज को ऐड करके हम लोग जीडीपी एमपी निकालते थे, राइट। तो दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर मेथड गिव्स जीडीपी एमपी, राइट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो तो, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो तो एनडीपी एमपी, फाइन। अब हम लोग तीसरे मेथड पे आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है ना कि अच्छा, इस चीज को समझने से पहले हम लोग ना एक ये वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है उसको समझते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब है, मान के चलो एक फार्मर है, मान के चलिए कि एक फार्मर है, इस फार्मर ने 500 का वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। फार्मर ने 500 रुपए का वीट प्रोड्यूस्ड किया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, 500 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, फाइन। आगे मान के चलिए कि फार्मर ने क्या किया, ये 500 रुपए का वीट बेच दिया ब्रेड फैक्ट्री को, ठीक है। फार्मर ने इसको वीट प्रोड्यूस्ड हुआ था और फार्मर ने वीट को सेल कर दिया ब्रेड फैक्ट्री को। अभी ब्रेड फैक्ट्री ने क्या किया, उस वीट से ब्रेड बनाया और वो ब्रेड को मार्केट में बेचा 800 रुपए में, ठीक है। अच्छे से समझिएगा कि फार्मर ने वीट कितने का प्रोड्यूस किया, 500 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया। फिर 500 रुपए के वीट को इसने ब्रेड फैक्ट्री को बेच दिया। कितने में बेचा है, ऑब्वियसली 500 में बेचा है। और ब्रेड फैक्ट्री ने क्या किया, उस वीट का ब्रेड बनाया और ब्रेड को मार्केट में कितने में बेचा, 800 रुपए में। तो क्या हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कितने का हुआ, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कितने का हुआ। देखते हैं फार्मर ने कितने का प्रोडक्शन किया है, फार्मर ने कितने का प्रोडक्शन किया है, 500 रुपए का, ठीक है। ब्रेड फैक्ट्री वालों ने कितने का प्रोडक्शन किया है, 800 रुपए का। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन कितना का हुआ है, 1300 रुपीज, 1300 का। तो ये जो 1300 का प्रोडक्शन हुआ है ना कंट्री में, ये क्या हो गया, जीडीपी, हमारे कंट्री का जीडीपी। दैट मीन्स कि हर कोई कितना का प्रोडक्शन दे रहा है कंट्री में। फार्मर ने 500 का प्रोडक्शन दिया, फिर यही फार्मर ने उस वीट को ब्रेड फैक्ट्री को बेचा। ब्रेड फैक्ट्री ने क्या किया, उस वीट से ब्रेड बनाया और उसको मार्केट में 800 रुपए का बेचा। तो इसने ब्रेड फैक्ट्री ने 800 का प्रोडक्शन किया, फार्मर ने 500 का प्रोडक्शन किया, जीडीपी 1300, ठीक है। देखिए ये जो आंसर आया ना जीडीपी का, ये गलत है, ठीक है। 1300 दिस इज रॉन्ग। क्यों, मैं वो भी बता रहा हूं। अच्छा, फार्मर ने कितना का प्रोडक्शन किया, फार्मर ने प्रोडक्शन किया 500 का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फार्मर ने ये 500 रुपए का वीट ब्रेड फैक्ट्री को बेचा, ठीक है। और ब्रेड फैक्ट्री ने उस 500 रुपए के वीट से, ये 500 रुपए का वीट से ब्रेड बनाया और उसको फिर 800 रुपए में बेचा। मतलब 500 रुपए का वीट यूज किया, उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया और फिर उसको बेचा। तो इसमें इस 500 रुपए में, सॉरी, इस 800 रुपए में 500 रुपया तो इंक्लूडेड है, राइट। मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्रेड फैक्ट्री में 800 रुपए का प्रोडक्शन किया है, तो इस 800 रुपए में तो 500 रुपए का वीट इंक्लूडेड है पहले से। मतलब कि फार्मर का 500 रुपए का वीट यहां पे भी ऐड हो गया। फिर ये वीट जब इसने ब्रेड फैक्ट्री को बेचा, तो इस 800 रुपए में 500 रुपया वाला वीट यहां पे भी ऐड हो गया। इसका मतलब ये जो वीट है इसकी डबल काउंटिंग हो रही है। ये जो वीट है इसकी डबल काउंटिंग हो रही है,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेते हैं। ये क्या था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जीडीपी पता करने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं लेते हैं कि कौन सा फैक्ट्री, कौन सा फर्म कितना का आउटपुट दे रहा है। फार्मर 500 का आउटपुट दे रहा है, ब्रेड फैक्ट्री 800 का आउटपुट दे रहा है, सही बात है। तो उस हिसाब से जीडीपी 1300 रुपए का हो जाना चाहिए, लेकिन जीडीपी 1300 का नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मर का 500 का प्रोडक्शन सही है, इतना का इसने आउटपुट तैयार किया। ब्रेड फैक्ट्री ने 800 रुपए का आउटपुट तैयार किया, लेकिन इस 800 रुपए में 500 रुपए का वीट इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने 800 में लिखा है ब्रैकेट में 500 वीट वाला, 500 वीट ये इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब वीट का 500 यहां पे भी आ गया और वीट वाला 500 इस 800 रुपए में भी आ गया। तो वीट का डबल काउंटिंग हो गया, एक बार यहां पे भी और एक बार यहां पे भी। तो ये डबल काउंटिंग है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू एडेड पता किया। वैल्यू एडेड दैट मीन्स कि हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट को फॉलो नहीं करेंगे जीडीपी निकालने के लिए, ठीक है। हम लोग फॉलो करेंगे वैल्यू एडेड को, राइट। तो यहां पे फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया, 500, ठीक है। ब्रेड फैक्ट्री ने कितना वैल्यू ऐड किया, 500 रुपए का वीट जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका इधर। तो इसने वैल्यू ऐड कितना किया, 500 रुपए का वीट खरीदा और उससे 800 रुपए का ब्रेड बनाया। 500 रुपए का वीट खरीदा ब्रेड फैक्ट्री ने और उस 500 रुपए के वीट से 800 रुपए का ब्रेड बनाया। तो वैल्यू कितना ऐड किया, वैल्यू इसने ऐड किया है 300, ठीक है। वैल्यू इसने ऐड किया है, वैल्यू इसने ऐड किया है 300। इसका मतलब जीडीपी हो गया 800। इसका मतलब जीडीपी हो गया 800। इसका मतलब जीडीपी किसको कहते हैं, प्रोडक्शन हमारे देश में जीडीपी या फिर नेशनल इनकम कितना हुआ, ये किसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को या फिर वैल्यू एडेड को। हम लोग वैल्यू एडेड को कहते हैं नेशनल इनकम या फिर जीडीपी। क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड में डबल काउंटिंग नॉट पॉसिबल, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट पे क्या हो रहा था, डबल काउंटिंग हो रहा था। फार्मर का 500 रुपए का वीट यहाँ पे ऐड हो चुका है, फिर ब्रेड फैक्ट्री में 800 रुपए का आउटपुट तैयार किया, तो इस 800 रुपए के आउटपुट में 500 रुपया वीट वापस से ऐड हो गया। क्यों, तो ये जो 500 रुपए का वीट है इसका डबल काउंटिंग हो जाता है जब हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट को फॉलो कर रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड से काम करना स्टार्ट किया है। क्लियर है। तो वैल्यू एडेड का मतलब आपको पता चल गया होगा। वैल्यू एडेड का क्या बेनिफिट है कि वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग को हम लोगों ने स्किप कर दिया है। ये डबल काउंटिंग का जो प्रॉब्लम था इसको हम लोगों ने दूर कैसे किया है, वैल्यू एडेड से। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आते हैं और एक बात पे, सीधा सीधा हम लोग ना इसके फॉर्मूला पे आते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, सबसे पहला बात, वैल्यू एडेड मेथड क्या प्रोवाइड करता है। तो मैं नोट डाल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि वैल्यू एडेड मेथड प्रोवाइड्स जीडीपी एमपी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि वैल्यू एडेड मेथड क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी प्रोवाइड करता है। चलिए एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं। इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है, एनडीपी एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होने पे। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होने पे एनडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी। ठीक है, चलिए अच्छा, तो यहां पे ना ज्यादा कंपोनेंट्स है नहीं। जैसे कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में सारे कंपोनेंट्स, सब कंपोनेंट्स, दैट मीन्स कंपोनेंट के अंदर के कंपोनेंट्स इतना याद रखना पड़ता था। इधर हम लोग को उतना कुछ नहीं करना है। हम लोग को सीधा सीधा वैल्यू एडेड मेथड की हेल्प से जीडीपी एमपी निकालने के लिए जीडीपी एमपी इक्वल टू, अभी हमने देखा ना जीडीपी एमपी कैसे निकलता है,
वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय फर्म्स, ठीक है, जीडीपी एमपी इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म्स। अभी ये वैल्यू एडेड कैसे पता चलेगा कि कितना का वैल्यू एडेड हुआ है, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं यहां पे, वैल्यू एडेड इक्वल टू, कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है। इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे पता करेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है ये फॉर्मूला। दैट मीन्स कि आप लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात कि वैल्यू एडेड मेथड क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू एडेड मेथड प्रोवाइड करता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, जीडीपी एमपी इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय फर्म्स। वैल्यू एडेड कितना कर रहे हैं फर्म्स लोग, वो कैसे पता चलेगा, तो कितना का आउटपुट है उसमें माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बैक टू दैट एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने देखा था। अच्छा, उस एग्जाम्पल में ब्रेड फैक्ट्री, जो ब्रेड फैक्ट्री है वो ब्रेड फैक्ट्री कितना का आउटपुट तैयार कर रहा था, ब्रेड फैक्ट्री ने 800 का आउटपुट तैयार किया। ब्रेड फैक्ट्री ने आउटपुट कितना का बनाया, 800 का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब वो 800 रुपए का ब्रेड बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि क्या रॉ मटेरियल्स यूज किया, कौन सा रॉ मटेरियल्स, वीट, ठीक है, वीट यूज करके ब्रेड बनाया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या था, वीट, कितने का वीट, 500 का, 500 का वीट। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, आउटपुट कितने का बनाया ब्रेड फैक्ट्री ने, 800 का, 800 का आउटपुट, और उस आउटपुट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स मतलब कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का यूज किया, 500 रुपए का। इसका मतलब वैल्यू कितना ऐड किया, इसका मतलब वैल्यू कितना ऐड किया है, तो वैल्यू एडेड इक्वल टू 300, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड का मतलब समझ में आ रहा है, कितना आउटपुट बना है उसमें माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और एक बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग को पता नहीं होता है कई बार, और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करना पड़ेगा, कैसे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो एक तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको जीडीपी एमपी निकालना है तो। और एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स कि इन तीनों फॉर्मूला को मर्ज कर देता हूं मैं। कैसे मर्ज कर देता हूं देखते हैं, लिखूंगा मैं जीडीपी एमपी इक्वल टू, जीडीपी एमपी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं लिखता हूं जीडीपी एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। जीडीपी एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे ज्यादा वैल्यू एडेड मेथड में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है जो आज हम लोग को पढ़ना है, और वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट है। अब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं और देखिएगा कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे कितना आराम से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, फाइन। मैंने जो पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड के हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, ये मेरे पीडीएफ से है, जो मैंने पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का, वो पीडीएफ है। ठीक है, तो 3, 4, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 34, 51। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 51। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। जब कितने 6 क्वेश्चंस हैं, तो यही 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे जितना टाइम है उस टाइम पे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। जिनके पास भी न्यू बुक है प्लीज वो लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आप में है या नहीं। मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छे से सुनिएगा। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको वैल्यू एडेड पता करना है। फर्म ए कितना वैल्यू ऐड कर रहा है और फर्म बी कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। तो लिखा है परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड 60, सेल बाय फर्म बी 180, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी 100, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 220, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 60, excess of opening stock over closing stock of firm A 20, excess of closing stock over opening stock of firm B 30, purchases by firm B from firm A 100। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, वैल्यू एडेड। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 चीजें फाइंड करनी है आपको, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। स्टार्ट करते हैं, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, वैल्यू एडेड पता करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता होना चाहिए और इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे पता चलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। तो हम लोग किसका पता कर रहे हैं, वैल्यू एडेड
फर्म ए का, तो फर्म ए का सेल्स और चेंज इन स्टॉक पता करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए। अच्छा, सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक होता है कि इंटरनेशनल सेल्स, राइट। सेल्स दैट मीन्स कि आप दो जगह सेल्स कर सकते हो, एक तो आप अपने देश में सामान बेच सकते हो और एक आप देश के बाहर भी सामान बेच सकते हो। देश के अंदर जब आप सामान बेच रहे हो तो उसको डोमेस्टिक सेल्स कहा जाता है, और जब आप देश के बाहर सामान बेचते हो तो डेट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, डेट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, यहां पे देखिए फर्म ए के बारे में पॉइंट 4 में लिखा है डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 220। ठीक है, और लिखा है कि एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, मतलब फर्म ए एक्सपोर्ट कितना का कर रहा है, तो ये दोनों को मिला के आपको टोटल सेल्स पता चल जाएगा फर्म ए का। एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे पता चलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अभी सेल्स, सेल्स में मैंने क्या बोला कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दोनों मिला देंगे। अगर डोमेस्टिक सेल्स नहीं दिया हुआ है या फिर एक्सपोर्ट नहीं दिया है तो जो दिया है बस उससे काम चला लेंगे। इस बार आपको क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है फर्म ए के केस में, तो हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए इज 220, तो लिखते हैं 220 प्लस, और फिर क्या है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, एक्सपोर्ट कितना है फर्म ए का 60, तो सेल्स पता चल गया, टोटल सेल्स 220 प्लस 60। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप लोगों ने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्लीज जिन्होंने नहीं लिया है नोट उसको ले लीजिएगा। ऐसे ये फॉर्मूला सेम है, आप लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ रखा है। चेंज इन स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लिखवाया था मैंने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? मतलब कि सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है फर्म ए के केस में एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर 6, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, इसका मतलब कितना ज्यादा है 20। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो चेंज इन स्टॉक जो आएगा वो माइनस में आएगा। और पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, उसमें लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना हो रहा है 30, ये आपका प्लस में होगा। तो इस बार फर्म ए के केस में क्या है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो हम लोग लिखते हैं इट इज 20, तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। तो चेंज एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि चेंज इन स्टॉक की बात कर रहा है, -20। नेक्स्ट है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स कितना का परचेज किया है, रॉ मटेरियल्स कितना का परचेज किया है। चलिए देखते हैं तो परचेज क्या क्या किया है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड। फर्म ए कितना खरीद रहा है, परचेज कर रहा है। देखो परचेज क्या कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, परचेज का मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल से है कि रॉ मटेरियल्स कितना का खरीद रहा है। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड 60, और कुछ है क्या? परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। पॉइंट नंबर 3, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी 100, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। तो फर्म ए दो जगह पे परचेज कर रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। एक पहला वाला परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि दूसरे देश से सामान खरीद रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
और पॉइंट नंबर 3, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, मतलब फर्म ए कहां से खरीद रहा है, फर्म बी से खरीद रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल्स है। तो रॉ मटेरियल्स दैट मीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे पता किया जा सकता है, या तो रॉ मटेरियल्स लिखा होगा या तो परचेज लिखा होगा, और जहां से भी परचेज करे, चाहे कहीं से भी परचेज करे, वो उसका रॉ मटेरियल्स होगा। यहाँ पे 2 जगह से परचेज हो रहा है, फर्म ए एब्रॉड से परचेज कर रहा है और फर्म ए फर्म बी से भी परचेज कर रहा है। तो टोटल परचेज इज 60 प्लस 100, 60 प्लस 100, तो लिखते हैं 60 प्लस 100। आगे बढ़ते हैं, सेल्स टोटल कितना हो गया, 260, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कितना हो गया, -20। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 160। सो योर आंसर इज 260 माइनस 160, दैट इज 80, ठीक है। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कितना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 220 प्लस 60 माइनस 20 माइनस 100 माइनस 60, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 220 प्लस 60 इट इज 280, ठीक है। 280 माइनस 20 माइनस 160 इट इज 100, फाइन। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए पता चल गया है, इट इज 100। आगे बढ़ते हैं, अब पता करते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ठीक है। तो हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे पता चलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक्चुअली मैं चेंज इन स्टॉक को यहाँ पे डेल्टा से दिखा रहा हूं, डेल्टा स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। ये ट्रायंगल क्या दिखा रहा है, डेल्टा मतलब चेंज। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स देखते हैं, फर्म बी का सेल्स क्या है, फर्म बी का है सेल्स बाय फर्म बी 180, सेल्स बाय फर्म बी 180। अच्छा इस बार डायरेक्टली दिया है, बस एक दिया है कि फर्म बी कितना का सेल कर रहा है, 180। तो यहां पे सिर्फ हम लोग 180 लिख देते हैं, सेल्स इज 180 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है, चेंज इन स्टॉक में लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। फर्म बी का एक्सेस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। दैट मीन्स की कितना है, ज्यादा है 30। तो ये आपका चेंज इन स्टॉक बता रहा है 30, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस है तो प्लस में आया, और अगर ओपनिंग स्टॉक एक्सेस होता तो माइनस में आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। 180 प्लस 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेज। तो देखिए परचेज कितना कर रहा है फर्म बी, ठीक है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। फर्म बी परचेज कर रहा है फर्म ए से कितना, 100, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 100। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, परचेज कितना है 100। 180 प्लस 30 इट इज 210 माइनस 100, सो आंसर इज 110। आंसर इज 110, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। फटाफट कीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपसे जीडीपी एमपी या फिर वैल्यू एडेड नहीं पूछ रहा है, इस बार आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करो।
आपको पता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना है। लिखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, एक्साइज ड्यूटी 20, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और वैल्यू एडेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड को हम लोग बोल सकते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर्मूला ठीक है ना, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू एडेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड को ही हम लोग जीडीपी एमपी, वैल्यू एडेड को हम लोग जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। तो जीडीपी एमपी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या दिया है आपको, लिखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, एक्साइज ड्यूटी 20, सब्सिडी 5, डेप्रिसिएशन 10। आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है, और सबसे पहला पॉइंट देखिएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है नेट वैल्यू एडेड का, तो आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट डाल के प्लीज लिखिएगा। नेट वैल्यू एडेड का मतलब होता है एनडीपी। ठीक है, अगर फैक्टर कॉस्ट है तो एनडीपीएफसी हो जाएगा, राइट। और अगर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है तो एनडीपीएमपी हो जाएगा। बस आपको याद रखना कि नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, एनडीपीएमपी, एनडीपी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेट वैल्यू एडेड एनडीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, इस बार आपको दिया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 100। इसका मतलब एनडीपी एफसी इक्वल टू 100। ठीक है, अगर एनडीपी एफसी 100 दिया हुआ है तो क्या आप एनडीपी एफसी से जीडीपी एमपी पता कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। पता करते हैं एनडीपी एफसी से जीडीपी एमपी, कैसे पता करेंगे जीडीपी एमपी, देखते हैं। जीडीपी एमपी इक्वल टू एनडीपी एफसी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे, नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, फिर डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे प्लस एनआईटी। ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी एनडीपीएफसी का वैल्यू क्या है 100 प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10 प्लस एनआईटी। एनआईटी कैसे पता चलता है, एनआईटी पता करने का एक ही तरीका है, इधर देख लेते हैं। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
सब्सिडी दिया हुआ है क्या? हाँ, सब्सिडी दिया हुआ है। सब्सिडी इज 5, सब्सिडी इज 5। और आईटी दिया है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, बस उसका नाम अलग है, एक्साइज ड्यूटी नाम है। अच्छा, अभी तो आई थिंक जो इस बार के बुक होंगे ना, लेटेस्ट बुक होंगे, उन सारे बुक में एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, उस बुक में होगा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी ही इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आप लोगों को रिपीट आई थिंक नहीं बताया है, लेकिन वापस अभी मैं बता रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने पढ़ा भी है 11th के अकाउंट्स में। इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत सारे होते थे, अब सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक में जीएसटी बना दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अभी क्या क्या टैक्स होते थे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में? पहले इनडायरेक्ट टैक्स में होता था सब एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। और क्या होता था? पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, देन वैट, और क्या होता था? सेल्स टैक्स, और क्या होता था? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। और क्या होता था? सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। तो ये एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब क्या है? ये सब के सब इनडायरेक्ट टैक्स के नाम है, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम है। तो देखिए, अगर यहां पे क्वेश्चन में आपको एक्साइज ड्यूटी दिया है 20, एक्साइज ड्यूटी दिया है 20, तो ये एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैं लिखता हूं यहां पे एक्साइज ड्यूटी 20 माइनस 5, दैट मीन्स आईटी माइनस सब्सिडी, इट इज 15। तो एनआईटी कितना आ गया? एनआईटी आ गया 15। मैं लिखता हूं यहाँ पे जीडीपीएमपी इक्वल टू एनडीपीएफसी 100 प्लस डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स प्लस 10 प्लस एनआईटी मतलब कि प्लस 15। तो जीडीपीएमपी कितना आ जाएगा? 100 प्लस 10 प्लस 25, इट इज 125। जीडीपीएमपी कितना आ गया? 125। अभी जीडीपीएमपी का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जीडीपीएमपी 125 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या? हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 75। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा 125 माइनस 75, दिस इज 50, दिस इज 50, दिस इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दिया। कैसे? जीडीपी एमपी पता करना पड़ा। कैसे? एनडीपीएफसी दिया हुआ था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी को जीडीपी एमपी में चेंज किया। डेप्रिसिएशन एनआईटी, एनआईटी कहां से पता चला? एक्साइज ड्यूटी ही इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पे कोई भी टैक्स दे सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे एक्साइज ड्यूटी दिया था, शायद वो आपको सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी कुछ भी दे सकता था। तो आपको याद रखना है कि ये सर्विस टैक्स क्या है? आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या है? आईटी है, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जिनके पास न्यू बुक है वो लोग देख लीजिएगा। पुराने बुक वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 13 है। सेल्स 100, क्लोजिंग स्टॉक 20, एक्साइज, अगेन देखिए एक्साइज, एक्साइज क्या हो गया? ये आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज 15 मतलब इनडायरेक्ट टैक्स 15, ओपनिंग स्टॉक 10, डेप्रिसिएशन इज 12, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50। तो पता क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को नोट दिया था ना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है नेट वैल्यू एडेड एनडीपी एफसी। तो एनडीपी एफसी हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड देता क्या है, वैल्यू एडेड मेथड प्रोवाइड्स जीडीपी एमपी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जीडीपी एमपी पता कर लेते हैं। जीडीपी एमपी कैसे पता चलेगा, सेम फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के जगह पे डायरेक्टली वो मेन फॉर्मूला लिख देता हूं, सेल्स प्लस चेंज इन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दिया है क्या, हाँ क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 100। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इज 20, क्लोजिंग स्टॉक इज 20, ओपनिंग स्टॉक इज 10। तो 20 माइनस 10 इट इज 10। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 20 माइनस 10 हो गया ये। आगे माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिया हुआ है 50, तो लिखते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50। तो जीडीपी एमपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 माइनस 50, दैट मीन्स की 60। दिस इज योर जीडीपी एमपी। ठीक है, 60, दिस इज योर जीडीपी एमपी। अब आपका जीडीपी एमपी निकल गया है 60। हम लोग को निकालना क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि एन डी पी एफ सी। ये 60 क्या आया है हम लोग का, 60 इज जी डी पी एमपी। तो जीडीपी एमपी से एनडीपी एफ सी हम लोग कैसे जाते हैं, देखते हैं। एनडीपी एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। ठीक है, जीडीपी एमपी कितना है 60, डेप्रिसिएशन कितना है, इस बार डेप्रिसिएशन है 12, और एनआईटी, एनआईटी दैट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। यहां पे आईटी का मतलब क्या है, आईटी इज एक्साइज 15, आईटी एक्साइज 15, सब्सिडी है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आईटी इज 15, आईटी का मतलब एक्साइज, और सब्सिडी दिया हुआ नहीं है। अगर सब्सिडी दिया हुआ नहीं है तो सब्सिडी को 0 मान लेंगे। सब्सिडी अगर दिया हुआ नहीं है तो सब्सिडी को 0 मान लेंगे। तो एनआईटी कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 0 दैट इज 15। तो लिखते हैं एनआईटी इज 15। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू हो जाएगा 33, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 33। ठीक है, फटाफट देखिएगा इस क्वेश्चन को। This is question number 13. This is question number 13 from old book. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 इज find net value added at factor cost. Right, again same thing, net value added at factor cost. चलिए ठीक है, तो हम लोग को पता है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने से पहले हम लोग को जीडीपी एमपी पता करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड क्या प्रोवाइड करता है, जीडीपी एमपी। तो लिखते हैं जीडीपी एमपी इक्वल टू, जीडीपी एमपी इक्वल टू कैसे पता चलेगा, सेम, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। पहला पॉइंट है ड्यूरेबल यूज गुड्स विथ ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। राइट, ड्यूरेबल यूज गुड्स विथ ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स 5, सेल्स 20, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 2, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1। ठीक है, यहां पे बहुत चीजों का नाम अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उन चीजों को आप लोग को नोट डाउन करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहला चीज लिखा हुआ है ड्यूरेबल यूज गुड्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। मतलब कि ये ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो आप काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान को 5 साल 10 साल तक यूज कर सकते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है ऐसा गुड्स जिसके हेल्प से आप कोई चीज को प्रोड्यूस करते हो, कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो। क्या है वो चीज, मान के चलो मशीन, तो मशीन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर गुड्स है। देखो इस चीज का हेल्प क्या मिलेगा, यहां लिखा है ड्यूरेबल यूज गुड्स प्रोड्यूस्ड विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। एक ड्यूरेबल यूज गुड्स है, ड्यूरेबल यूज स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ड्यूरेबल यूज गुड्स कितने का है, ये ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये जो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है वो कितने का है, दैट इज 10 लाख। ये कितने का है, 10 लाख। ठीक है, फिर लिखा है लाइफ स्पैन कितना है, तो लिखते हैं लाइफ स्पैन 10 ईयर्स। मतलब कि ये जो सामान है, जो गुड्स है प्रोड्यूसर गुड्स, वो है कितने का, 10 लाख रुपए का है। और वो 10 लाख रुपए का सामान कितने साल तक चलेगा, लाइफ स्पैन कितने साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। तो हम लोग निकालते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, आप लोग को क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स को डिवाइड करना है लाइफ स्पैन से। अगर 10 लाख का सामान, 10 लाख का गुड्स 10 साल तक चलेगा, तो हर साल आप कितना डेप्रिशिएट करोगे, 1 लाख। राइट, आप लोगों ने याद होगा कि हमने एग्जांपल देखते थे कि अगर मान के चलो 10 लाख का सामान है, कार है 10 लाख का, 10 लाख रुपए का कार है, और वो कार 5 साल तक यूज होगा बिजनेस में, 5 साल तक। दैट मीन्स कि हर साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो 10 लाख रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहां भी हम लोग कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन निकालने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स है, 10 लाख का गुड्स है, तो लिखते हैं 10 लाख। लाइफ स्पैन कितना है, 10 ईयर्स, कितने साल तक चलेगा, 10 साल। तो आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है, दैट मीन्स की डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 1 लाख। एक चीज पता चल गया हम लोग को, डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट, ये था ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब, ये था ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब। किस काम आया ये ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, डेप्रिशिएशन निकालने के काम आया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब कि अच्छा, सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड्स होता क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जिस चीज से हम लोग सामान का प्रोडक्शन करते हैं।
अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है जिस गुड्स के हेल्प से हम लोग सामान का प्रोडक्शन करते हैं। मान के चलते हैं कि मैं सामान का प्रोडक्शन क्या कर रहा हूं, मैं क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं। अगर क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करना है तो क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। क्या ये जो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं कपड़ा बनाने के लिए, क्या वो सिंगल यूज है या ड्यूरेबल यूज है? मशीन आप कपड़ा बनाने वाला मशीन आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक यूज कर सकते हो उस मशीन को। तो वो मशीन क्या है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। वो ड्यूरेबल है, मतलब काफी समय तक यूज कर सकते हैं, मेनी ईयर्स, काफी साल तक आप यूज कर सकते हो। तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। दूसरा, और कपड़ा बनाने के लिए और क्या चाहिए आपको? कपड़ा बनाने के लिए, क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करने के लिए आपको चाहिए कॉटन। तो क्या कॉटन, एक ही कॉटन का जो भी कॉटन है उस कॉटन को आप बार बार यूज कर सकते हो? एक ही कॉटन को आप 10 साल तक यूज कर लोगे, 5 साल यूज कर लोगे? बिल्कुल नहीं। कॉटन को सिंगल यूज है, मतलब कि मान के चलो आपको एक कपड़ा बनाना है तो 1 केजी कॉटन चाहिए। आपको 5 कपड़ा बनाना है, 5 केजी कॉटन चाहिए। 10 कपड़ा बनाना है, 10 केजी कॉटन चाहिए। मतलब कि ये सिंगल यूज है। आपने कॉटन खरीदा, उस कॉटन से कपड़ा बनाया, कॉटन खत्म हो गया। लेकिन मशीन के केस में आपने एक मशीन खरीदा, उस मशीन से कपड़ा बनाया, फिर उसी मशीन से और भी कपड़े बनाओगे, उसी मशीन से और भी ढेर सारे कपड़े बनाओगे। मशीन खत्म नहीं हो रहा है, मशीन ड्यूरेबल है, वो बार बार यूज हो रहा है। ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स, मशीन को कपड़ा बनाने के लिए एक मशीन को बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन कॉटन भी हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कॉटन होगा तभी कपड़े का प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन कॉटन का यूज हम लोग सिंगल यूज कर सकते हैं। एक बार जो कॉटन से कपड़ा बन गया वो कॉटन अब खत्म हो चुका है। अगर आपको और कपड़े बनाने हैं तो आपको और कॉटन खरीदना पड़ेगा, और कॉटन, फिर आप और ज्यादा कपड़े बना पाओगे। तो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स का मतलब है रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है। तीसरा है सेल्स। चौथा है अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या होता है? अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर। आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन वो क्या रह गया? वो अनसोल्ड है। आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है इस साल वो अनसोल्ड है। इसका मतलब कि ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। आपने इस साल प्रोडक्शन किया और जो भी प्रोडक्शन किया उसमें से काफी सामान आपने बेच दिया और कुछ सामान अनसोल्ड, नहीं बिका। जो सामान नहीं बिका दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड आउटपुट, जो सामान आपने प्रोड्यूस किया है लेकिन बेचा नहीं है, अभी तक बिका नहीं है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तीसरा पॉइंट आप लिखते जाइएगा। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? ये आपका कैपिटल एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स को नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ स्पेन से डिवाइड करके डेप्रिसिएशन पता किए। नेक्स्ट, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स।
सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है कि ये जो गुड्स है ये भी प्रोडक्शन करने के काम आता है, लेकिन ये एक ही बार यूज होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्या है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, मतलब कि टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बोलूंगा, प्लीज अपने बुक में लिख लीजिएगा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स अनसोल्ड आउटपुट का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक। टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ लाइफ ऑफ 10 years, ये आपका डेप्रिसिएशन बताएगा। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। आगे अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पता करना है हम लोग को एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले जीडीपी एमपी पता करेंगे। जीडीपी एमपी इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेल्स कितना है, सेल्स है 20 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता है हम लोग को, अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक इज 2, तो क्लोजिंग स्टॉक इज 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, नॉट गिवन, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 0। देखिए कुछ भी नहीं दिया हो ना तो उसको 0 मान लीजिए, जैसे सब्सिडी 0 मान लिए थे, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है 0 मान लिए, तो 2 माइनस 0 इट इज 2। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे चेंज इन स्टॉक 2। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इट इज 5, 22 माइनस 5 इट इज 17। तो जीडीपी एमपी आ गया हम लोग का 17, जीडीपी एमपी आ गया 17। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि एनडीपी एफसी, और ये क्या है हमारा जीडीपी एमपी। तो कैसे हम लोग एनडीपी एफसी निकालेंगे, जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट, कैसे जाएंगे, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना है 17, डेप्रिसिएशन कितना है, अभी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाला था ना क्वेश्चन में, 10 लाख का एसेट है और 10 साल तक यूज होगा, इसका मतलब 1 लाख, दैट मीन्स की डेप्रिसिएशन इज 1, क्योंकि ये सब कुछ क्या है लैख में है। तो 17 माइनस 1, एनआईटी कितना है, एनआईटी दैट मीन्स आईटी माइनस सब्सिडी, एनआईटी दैट मीन्स आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना है, आईटी यहाँ पे देखो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1, सब्सिडी कितना है पता नहीं, 1 माइनस 0। ठीक है, सब्सिडी कहीं दिया है तो 0, तो एनआईटी कितना आ गया, एनआईटी आ गया आपका 1। 17 माइनस 1 इट इज 15। चेक योर आंसर, बिल्कुल दिस इज 15 लाख। ठीक है, क्लियर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसका मतलब आपको पता नहीं है, तो काफी एक एक
आइटम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसका मतलब क्या है और उसका एक अलग से क्या नाम हम लोग जानते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन है 34 भी क्वेश्चन इजी है, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आप लोग बाकी सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है वैल्यू एडेड मेथड के जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग सारे क्वेश्चंस ले लो। वैल्यू एडेड मेथड के जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस लिखा ना, मैंने 10 क्वेश्चन लिखा है। 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैंने आज बनाया है, 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। 6 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है न्यूमेरिकल पोर्शन नेशनल इनकम का खत्म हो चुका है। इनकम मेथड कंप्लीट, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट, वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दोनों मेथड है, तो वो टाइप का क्वेश्चन भी ले लेंगे। वैल्यू एडेड मेथड के 1-2 क्वेश्चंस ले लेंगे। और नेक्स्ट क्लास हमारा न्यूमेरिकल पार्ट का लास्ट क्लास होगा। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।